नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल को अब क्राइम ब्रांच का नोटिस, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले मांगा जवाब। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाले आडवाणी दूसरे भाजपा नेता। गुजरात में भूपत भयानी और अरविंद लाडानी की घर वापसी, पाटिल की उपस्थिति में धारण किया केसरिया। एक और अरविंद केजरीवाल को ईडी समन पर समन दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी केजरीवाल को नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने आज शनिवार 3 फरवरी को करीब 5 घंटे तक सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर इंतजार करने के बाद नोटिस दिया। क्राइम ब्रांच ने आप विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में केजरीवाल से 3 दिन में जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम कल 4 फरवरी को मंत्री आतिशी को भी नोटिस देने जाएगी। दिल्ली सीएमओ के सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल आवास पर नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में सीएमओ नोटिस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी उन्हें रिसीविंग नहीं दे रहे थे। इसे लेकर दोपहर क्राइम ब्रांच और सीएमओ के अफसरों के बीच लंबे समय तक बहस होती रही। इस पर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी ने केजरीवाल के घर तमाशा करने के लिए पुलिस भेजी है। भाजपाई पुलिस एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाई। किस कानून में लिखा है नोटिस सिर्फ मुख्यमंत्री को पर्सनली दिया जा सकता है? सर, आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ पे, आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर हम आ जाए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। नहीं, आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर, हैंडओवर करना है, बट सीएम साहब से मिले कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर। नहीं, ये क्या है ये? नहीं, ये किस चीज़ के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं आप कानून के तहत आ रहे सर। मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप 1 मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा सर। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं। कानून के समय समझा दूंगा। नहीं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के ईमेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं। मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ। सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि नौटंकी बंद करे।
देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। भारत के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को सोशल मीडिया पर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार मिलने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की और लिखा कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम ने यह भी लिखा कि मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी भाजपा के दूसरे नेता और 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। केंद्र सरकार 1 साल में 3 लोगों को ये सम्मान दे सकती है। पीएम ने लिखा कि वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे देश के गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। उनकी संसदीय कार्यशैली हमेशा अनुकरणीय रहेगी। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी दशकों तक पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत मौके मिले। लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक बार दल बदल का मौसम शुरू हो गया है। इसी के तहत भूपत भयानी और अरविंद लाड़ानी भाजपा में जुड़े हैं। गुजरात के जूनागढ़ के भैंसाण में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के मुख्य अध्यक्ष के रूप में गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल उपस्थित रहे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के भैंसाण और विसावदर के पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक भूपत भयानी और केशोद के पूर्व विधायक अरविंद लाडानी ने घर वापसी की है। फिर एक बार दोनों नेताओं ने विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी का केसरिया धारण किया। इस मौके पर कई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। भूपत भयानी 450 कार्यकर्ता के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। इस मौके पर भैंसाण विसावदर के संतों के साथ साथ केशोद विधायक देवा मालम, मांगरोळ विधायक करशन कगरथिया, जूनागढ़ बीजेपी जिला अध्यक्ष किरीट पटेल, हर्षद रिबड़िया समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के परिवारનો હું એક સભ્ય હતો। આજે ફરીવાર મારા વિસ્તારના હિત માટે, રાષ્ટ્રના હિત માટે, મારા વિસ્તારના ખેડૂતોની સેવા કરવા માટે, મારી જનતાની સેવા કરવા માટે અને સમગ્ર રાજ્યમાં અને સમગ્ર દેશમાં જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જે કામગીરી છે, માનનીય આપણા વડાપ્રધાન શ્રી એમની વિકાસની જે રાજનીતિ છે અને વિકાસના રૂપમાં જે યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે દેશભરમાં, એ યજ્ઞમાં આહુતિ આપવા માટે આજે હું ફરીવાર મારા સ્વગૃહે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પ્રવેશ કર્યો છે। ખાસ કરીને વિસાવદરનું જે મતદારો છે તેને લઈને આવતા દિવસોમાં કેવું લાગે, જે તમારી સાથે આપમાં હતા એ મિત્રો કેટલા તમારી સાથે રહેશે? વિસાવદર વિધાનસભાના આમ આદમી પાર્ટીના 70% કરતાં પણ વધુ કાર્યકર્તાઓ આજે મારી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે। ભાજપ ખાસ કરીને ભાજપમાં તમારું જોડાણ થયું, આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં આની કેવી અસર રહેશે ભૂપતભાઈ? અરે વિસાવદર વિધાનસભાની સમગ્ર દેશમાં અને સમગ્ર રાજ્યમાં 26 લોકસભાની સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો જીતશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। આજે કોંગ્રેસ આજે મરણ પથારીએ ગઈ છે, એમને પોતાના કાર્યકર્તાઓ અને પોતાના ધારાસભ્યો પણ સાચવી નથી શક્યા અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં અને ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબના નેતૃત્વમાં વિકાસની રાજનીતિમાં કોંગ્રેસી મિત્રો પણ આજે કેસરીઓ ધારણ કરતા હોય તો વિસાવદરની જનતા પણ એમાં ક્યાંય પાછળ નથી રહેવાની। આવનારા દિવસોમાં વિસાવદર વિધાનસભાની સીટ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જંગી લીડથી ચૂંટાશે એવો મને પૂરો વિશ્વાસ છે। ટિકિટ મળશે કે નહીં ભૂપતભાઈ?
અરે મારે ચૂંટણી લડવી કે ન લડવી એ તો પ્રદેશ મોવડી મંડળ નક્કી કરશે અને હું ચૂંટણી લડવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોઈન નથી થયો. મારા વિસ્તારના હિત માટે, મારા ખેડૂતોના હિત માટે અને મારી જનતાના હિત માટે હું ભારતીય जनता पार्टी में चुन चुका. गुजरात के कच्छ के गांधीधाम में कोकीन तस्करी करते पंजाब के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. गुजरात में कोकीन ड्रग्स की तस्करी के कई मामले सामने आते रहते हैं. इस बीच कच्छ के गांधीधाम से पंजाब के युवक को 23 लाख मुद्दामाल के साथ कोकीन की तस्करी मामले एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया है. जिले में चल रहे नो ड्रग्स इन ईस्ट कच्छ कैंपेन अंतर्गत गैर कानूनी तरीके से कोकीन, ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी, सेवन, व्यापार को पूरी तरह से खत्म करने की मुहिम चल रही है. युवक गैर कानूनी तरीके से कोकीन लेकर गांधीधाम स्टेशन से बस स्टेशन की तरफ जा रहा था, जिस बीच पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की गई. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा की अम्बे पब्लिक स्कूल द्वारा 8वें वार्षिकोत्सव का उत्साह के साथ आयोजन किया गया. वडोदरा के समा सावली रोड पर अम्बे पब्लिक स्कूल है. सीबीएसई बोर्ड की इस स्कूल का 8वां वार्षिकोत्सव अकोटा के सर सयाजी नगर गृह में आयोजित किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा छात्रों ने अद्भुत प्रस्तुतियां देते हुए अपना हुनर दिखाया. इस मौके पर प्रार्थना, देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक नृत्य, कृष्ण लीला, लोक नृत्य जैसी कई प्रस्तुतियां देखने मिली. इस मौके पर स्कूल के फाउंडर महेंद्र शाह, डायरेक्टर गीता शाह, आलाप शाह, पलक शाह, जीएसईबी प्रिंसिपल कोमल सोनी, हेडमिस्ट्रेस सीमा पनीकर और दीपा सिन्हा उपस्थित रहे. साथ ही अभिभावकों ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर बच्चों का हौसला बढ़ाया. અંબે પબ્લિક સ્કૂલ સમા સાવલી રોડ સ્થિત અંબે પબ્લિક સ્કૂલનો આજે 8મો વાર્ષિકોત્સવ છે, જેમાં લગભગ નર્સરીથી 11 ધોરણ સુધીના 325 છોકરાઓએ ભાગ લીધો છે. વિવિધ કાર્યક્રમો રજૂ કરી રહ્યા છે, જેમાં બાળ કૌશલ છે, દેશભક્તિ છે, તેના બાળ રંગો ઘણા એની અંદર પ્રદર્શિત થઈ રહ્યા છે. અને આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત અમે
એ બાળકો જેમને આપણે થોડા દિવસ પહેલાં ગુમાવ્યા છે એ લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને કરી છે અને પછી આગળ કાર્યક્રમમાં ચાલુ કર્યો હતો અને એમાં હાજરી આપવા માટે અમારા સ્કૂલના ફાઉન્ડર સર શ્રી મહેન્દ્રભાઈ શાહ, ડિરેક્ટર ગીતાબેન શાહ, આલાપ શાહ અને પલકબેન શાહ, અમારા CBSEના પ્રિન્સિપલ શીતલબેન પટેલ અને GSEBના પ્રિન્સિપલ કોમલબેન સોની અને બીજા ઘણા હેડ્સ અને પેરેન્ટ્સની સાથે અમારો प्रोग्राम बहुत सारी રીતના સંપન્ન થઈ રહ્યો છે। गुजरात के वडोदरा में युवालय द्वारा मेकर फेस्ट के छठे एडिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के इनोवेटर अपने इनोवेशन के साथ शामिल हुए हैं। गुजरात की कला नगरी वडोदरा हमेशा ही अपने इनोवेशन के लिए जानी जाती है और अलग अलग इनोवेशन को मौका देने के लिए वडोदरा शहर में फिर एक बार 6th एडिशन ऑफ मेकर फेस्ट का आयोजन हुआ है। 2 दिवसीय मेकर फेस्ट में ना सिर्फ वडोदरा, ना सिर्फ गुजरात, देश के कई राज्यों से आए हुए इनोवेटर्स को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। भारत के ड्रोन मैन मिलिंद राज यहाँ इनोवेटर्स को प्रमोट कर रहे हैं, इनोवेटर्स को बढ़ावा देने के लिए आए हुए हैं और इनोवेटर्स के जो इनोवेशन है उसे भी देख और परख रहे हैं। Okay, this one. Yeah. Augmented reality food menu. भारत के ड्रोन मैन कहे जाने वाले मिलिंद राज खास वडोदरा के मेहमान बने हैं मेकर फेस्ट वडोदरा में। जो इनोवेटर्स को प्लेटफॉर्म मिला है उसे देखने के लिए और वडोदरा शहर के लोगों को मोटिवेट करने के लिए। खासकर उत्तरकाशी में जो टनल हादसा हुआ था तब उनका नाम काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि ड्रोन भेजकर वहाँ मजदूरों के रेस्क्यू में हेल्प की गई थी। मिलिंद जी हमारे साथ है। मिलिंद जी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है और अब ड्रोन काफ़ी वाइडली यूज़ होने लगा है, क्या कहेंगे? जब आपने शुरू किया था तब सोचा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली जाएगी? तो ये बात है शायद 2014 की, जब APJ अब्दुल कलाम साहब खुद आए थे हमारा डिफेंस ड्रोन देखने। जब उन्होंने हमें ड्रोन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल अवार्ड किया था तब मैं 20 साल का था। उसके बाद से मैंने इस चीज़ को वाइड स्प्रेड में शुरू किया। मुझे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आया था कि लोग कन्विंस नहीं होते थे कि ड्रोन कैसे ज़िंदगियाँ बचा सकता है, ड्रोन से कैसे दवाइयाँ पहुँची सकती हैं। लोग कहते थे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इनफैक्ट ये भी होता था कि ड्रोन से तो मतलब आप पहाड़ों पे तो जा ही नहीं सकता वो आर्मी के लिए फॉर डिफेंस पर्पस। तो और लोग ये भी सोच भी नहीं पाते थे कि खेती में और ड्रोन, एग्रीकल्चर ड्रोन तो कोई चीज़ ही नहीं है ऐसी। तो ये एक चैलेंज था, पर इस चैलेंज ने मुझे रोका नहीं और स्ट्रेंथ दिया और शक्ति दी कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, साबित करके दिखाऊंगा कि ये कैसे गेम चेंजर एक रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी बनेगी। आज 2024 में लगभग 10 साल बाद एक समय है जब हमारा छठा मेकर फेस्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी का क्या क्या पूरे कंट्री में यूज़ हो रहा है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में भी ड्रोन गया था और इससे साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं। मैंने एक ड्रोन रेस्क्यू के मिशंस 2018 से शुरू किए थे जिसमें हर तरह के जीव को बताए थे, ना कि सिर्फ इंसान बल्कि बाकी जो जीव जंतु होते थे, जानवर भी। उस पर एक जापान ने मूवी भी बनाई थी हमारे ऊपर कि भारत में ड्रोन से जानवरों को भी बचाया जाता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ आपकी हिम्मत और आपकी लगन होती है जो साबित करती है एक वक्त पे कि किस चीज़ कितनी वैल्यूबल है। और आज पूरे भारत में आप देख रहे हैं किस तरह से एक इंडस्ट्री बन चुकी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक कदम उठाया है। और आपने देखा होगा ज्योतिराज सिंधिया जी ने भी कहा था कि 2030 तक ड्रोन इंडस्ट्री एक $multi-billion इंडस्ट्री बनेगी, लाखों लोगों को नौकरियाँ देगी। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से ग्रोथ हो रही है। जी सर, ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, रोबोट भी अब बहुत सारे भारत बना रहा है। क्या इंसानों की अहमियत है वो घट जाएगी या इसी के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और ये बहुत लोग डरते भी हैं। जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि नौकरियां खत्म।
बट ऐसा नहीं है। जब कंप्यूटर हमारा रेवोल्यूशन शुरू हुआ था भारत में, तो उस ज़माने में आप देखा होगा लोगों के अंदर एक भय, एक डर था कि अब तो जॉब्स की ज़रूरत नहीं होगी, कंप्यूटर आ जाएगा। पर कंप्यूटर आने से कितनी जॉब्स बनी। शायद इसी टेक्नोलॉजी से आप हम लोग देखिए मीडिया के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू पूरी दुनिया देख रही होगी इस पूरे हमारे इस कार्यक्रम को। तो जब जैसे हमारे रोबोट्स आएंगे तो चीज़ें हम लोग के यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। हम लोग रोबोट्स, देखिए ये इंसान वर्सेस रोबोट नहीं है, ये इंसान प्लस रोबोट वर्सेस प्रॉब्लम है। हम लोग को समस्या को लड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। तो रोबोट आएंगे तो एक क्रांति आएगी, रेवोल्यूशन आएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि भारत में एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति आए। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी से डरिए मत, भागिए मत, इसके साथ चलिए। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में संदेश है। और बहुत सारे टेक्नोलॉजी रोबोट्स हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो मैन होल्स होते हैं, जो नाले की सफाई होती है, उसके लिए हमने रोबोट डेवलप किया है जिसकी मदद से अब वो लोगों की ज़िंदगियाँ बच रही हैं, जो लोग अंदर अपनी जान जोखिम में डालते थे, जान खो देते थे। तो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन चलता आएगा और ये ही हमारे सबसे मजबूत, हमारी स्पाइन है, पूरे भारत की सबसे मजबूत नींव है ये। और भारत यकीनन बहुत जल्दी आप देखिएगा, चाहे चांद हो, स्पेस हो, देखिए चंद्रयान 3 भी एक स्पेस रोबोटिक मिशन है। तो उसमें किस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई है। आप देख रहे हैं कि इसके से सारी चीज़ें सक्षम होंगी, पॉसिबल होंगी और एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे भारत के ड्रोन मैन मिलिंद राज, जो कह रहे थे भारत में एक नए युग की शुरुआत हो गई है और युवा जो है वो इसका बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं और भारत को उन्नति की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक का कचरा देश दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है और ऐसे में प्लास्टिक के रीयूज पर लगातार काम हो रहा है। लगातार नए प्रोजेक्ट में प्लास्टिक के इस्तेमाल की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा ही प्रोजेक्ट मेकर फेस्ट वडोदरा में पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लेकर आए हैं, जहां उन्होंने सोलर वाटर हीटर फ्रॉम प्लास्टिक बोतल और केन से बनाया है। आपने प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल कर सोलर वाटर हीटर बनाया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम, इसके अंदर वाटर हीटिंग जो हमारा जो प्रिंसिपल रहता है, जिसमें थर्मोसिस्फोन का प्रिंसिपल रहता है और लाइन फोकसिंग कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रिंसिपल रहता है, वो हमने यूज़ किया है, जो एक कन्वेंशनल सोलर वाटर हीटर में पाया जाता है। अब जो कन्वेंशनल सोलर वाटर हीटर जो पाया जाता है, जो नॉर्मली उसकी मार्केट प्राइस जो रहती है वो एक 20 से 30 हज़ार रहती है। वो प्राइस एक मिडिल क्लास और लोअर आदमी के लिए वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमने उसके ऑल्टरेशन में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हमने जो मटेरियल्स है उसको एक्सचेंज करके, लेकिन प्रिंसिपल्स को सेम रख के, हमने उसका फ़ायदा लेके हमने एक वाटर हीटर बनाया है, जिसमें पानी अपने आप गर्म होता है। ना हमें कोई गीज़र की ज़रूरत है, ना हमें उसकी कोई पंप की लगाने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ानी हो तो आपको पंप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लाल वाला कॉक है, उसमें से पानी नीचे आते हुए और ये सीरीज़ में पैनल में सीरीज़ की तरह से जाता है और हर एक पाइप में थोड़ा थोड़ा गर्म होते आता है और लास्ट में ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसमें 10 से 15 डिग्री का हमें डिफरेंस मिलता है। जैसे कि अगर नॉर्मली एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के हिसाब से 30 डिग्री पानी का रहता है, तो हमें एंड में उसका 40 से 45 तक का डिग्री का पानी मिल जाएगा और वो अपने आप टैंक में ऊपर स्टोर हो जाएगा। अब टैंक में ऐसा लगता है कि पानी स्टोर गर्म और ठंडा दोनों मिक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है कि जो थर्मोसिस्फोन इफेक्ट होता है, उसमें ठंडा पानी अपने आप को नीचे रखता है और गर्म पानी अपने आप को ऊपर रखता है। तो हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमने टैंक में ऊपर की तरफ आउटलेट रख दिया है कि जहाँ से हमें गर्म पानी मिलता रहे और ठंडा पानी उसमें मिक्स ना हो, जिससे हमें काफ़ी और वहाँ से हम कनेक्शन लेके घर में डाल सकते हैं और वहाँ से हम हाउस होल्ड और वर्किंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल अब देश दुनिया की ज़रूरत बन चुका है और ऐसे में प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल कर सूर्य ऊर्जा के साथ वाटर हीटर का ये जो इनोवेशन है वो काफ़ी उम्दा लग रहा है।
अभी भी भारत के ड्रोन मैन मिलिंद राज से हमने बात की और उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो भविष्य है उसे बहुत आगे जाने वाला बताया है। और ऐसे में वासद की SVIT कॉलेज के स्टूडेंट्स भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के अलग अलग प्रोजेक्ट लेकर मेकर फेस्ट में शामिल हुए हैं। हमारे साथ नील है। नील, बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ। सो लाइक बेसिकली हमारे पास 4 कैटेगरीज के ड्रोन है। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रोन इज ए पेलोड ड्रोन, जहाँ पे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको कहीं पे भी ड्रॉप करने के लिए यूज होता है। द मेन USP इज दैट वी हैव मेड इट सिक्योर यूजिंग एन OTP, जहाँ पे आप इसका स्कैनर देख सकते हैं। सो OTP क्या करता है, जैसे कि एक स्कैनर है, उसके स्कैनर के साथ एक आपका OTP एसोसिएट होता है। अनलेस द यूजर एंड द सेलर डोंट हैव द सेम OTP, वो पेलोड ड्रॉप नहीं होगा। देन वी हैव एन FPV ड्रोन, जो एक हाई स्पीड ड्रोन होता है, हाई मैन्यूवरेबिलिटी उसमें होता है, जो कि हम लोग एक्शन कैमरा फुटेज इसमें यूज़ करते हैं। द साइज इज क्वाइट बिग बिकॉज हम लोग इसको क्रॉस विंड स्टेबिलिटी के लिए भी डेवलप करते हैं। देन वी हैव 2 प्रोटोटाइप मॉडल्स फॉर द एग्रीकल्चरल ड्रोन, जहाँ पे उसका पेलोड कैपेसिटी करंटली 1.2 kg है, बट इट इज़ अ 1:4 स्केल्ड मॉडल। और हमारा एम है कि हम लोग इसको 10 to 20 kg तक उसको स्केल करें, एंड द प्रोसेस इज अंडर डेवलपमेंट। और मेन थिंग इज दैट वी आर डेवलपिंग आवर ओन फ्लाइट कंप्यूटर। जो भी चाइनीज ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि पिक्सोक हो गया, APM हो गया, दोस आर चाइनीज ब्रांड। देयर इज नो इंडियन ब्रांड करंटली वर्किंग टू गिव एन इंडिजिनियस फ्लाइट कंप्यूटर completely made in India. So being a student of aeronautical engineers, we have developed our own flight computer which can be providing more stability because of the aerodynamic aspects that we have put in as an inputs over there. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में अब युवा भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसलिए भारत का भविष्य जो है हर टेक्नोलॉजी में अग्रसर होता दिख रहा है। और वैसे भी भारत अब विश्व की बड़ी इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है, विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में युवाओं के ये जो इनोवेशन है वो देश को काफ़ी काम आ सकते हैं। ड्रोन और रोबोट देश का भविष्य है। ऐसे में यहाँ मेकर फेस्ट में अलग अलग इनोवेटर्स को जो प्लेटफॉर्म मिला है उसमें पुणे से आए हुए कुछ युवा है मेरे साथ। क्या करता है आपका रोबोट, क्या खास है? ये रोबोट एक्चुअली एक ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड हम उसको बोलते हैं जो ह्यूमंस के एक्शंस को मिमिक कर पाए। ये जो है ये एक रोबो रेसलिंग के कंपटीशन के लिए बनाया गया है, जहाँ पे ये ऐसे ही एक और बॉट के साथ रेसल करेगा। तो इसके अंदर रेसलिंग के लिए काफ़ी चीज़ें इसकी डिज़ाइन है। तो जैसे ये मूव्स करता है, ये काफ़ी मूव्स कर सकता है इसे। और क्या इस्तेमाल में ले सकते हैं हम इसे? इसको एक्चुअली ये सेम टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है, इसको हम छोटे स्केल पे भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े स्केल में भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक्चुअली इसको छोटे स्केल में डाल के एजुकेशन सेक्टर में यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम बच्चों को सिखाएंगे कि ऐसी चीज़ें कैसे बनाते हैं। एंड बड़े स्केल में हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेम चीज़ लाइक सिमिलर तरीके में बड़ा और छोटा हो सकता है। वडोदरा में मेकर फेस्ट का एक अद्भुत आयोजन आज फिर एक बार हुआ है और यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। प्रोफेसर रहे अनिल गुप्ता जी हमारे साथ है, जो पद्मश्री अवार्ड के विजेता भी रहे हैं। सर, इनोवेशन को लेकर आज एक प्लेटफॉर्म वडोदरा शहर में मिला है, क्या कहना चाहेंगे? आप इनोवेशन के साथ सालों से जुड़े हुए हैं। नहीं, मुझे तो 40 साल हुए इस काम को से जुड़े हुए, और मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा प्रयास है। मैंने आज देखा कि जो युवा बच्चे थे वो ज़्यादा मौलिक थे, ओरिजिनल थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि युवा जो है देश का वो मौलिक चिंतन कर रहा है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरी बात है कि इन सबको मौका मिलना चाहिए आगे अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कराने का, उसको आगे बढ़ाने का, उसको फील्ड में भी टेस्ट करने का। और मैंने आज गुजरात सरकार के जो सचिव थे, कमिश्नर थे, उनसे भी कहा, बच्चन निधि पानी जी से, कि इसके लिए अलग से सुविधा पैदा कीजिए, ताकि सिर्फ ये लोग अपना कौशल दिखाकर वहीं ना रह जाएं, इनका काम आगे बढ़े और उससे हमारे देश में आगे और प्रगति के अवसर पैदा हों। तीनों
4 फरवरी को वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में मेकर फेस्ट वडोदरा का आयोजन हुआ है, जहां अलग अलग इनोवेटर अपने अपने इनोवेशन के साथ यहां मौजूद हैं और आप भी इस एग्जीबिशन को विजिट कर सकते हैं। 2 दिन अलग अलग आयोजन किए गए हैं और अगर आपको कुछ नया करने में इंटरेस्ट है तो ये जो मेकर फेस्ट है वो आपके लिए है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए।